नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्राह्मण की बेटी का चतुर्थ अध्याय। पिछले कुछ दिनों से संध्या की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बुखार था और पिता के इलाज से वह कुछ ज्यादा ही बीमार होती जा रही थी। उसकी माँ रोज रोज डॉक्टर विपिन को बुलाने की बात कहती और इसी बात को लेकर माँ बेटी में रोज कलह हो रही थी। आज शाम संध्या सामने वाले बरामदे में खंबे का सहारा लिए बैठी थी और माँ का दिया हुआ साबूदाना आंख बंद करके खाकर जल्दी से एक पान मुंह में दबाकर उसे उल्टी होने से बचा रही थी। उसे साबूदाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर नहीं खाना या कम खाने को लेकर कलह करने का मन भी नहीं था उसका। कहीं ना कहीं से उसकी माँ उस पर नजर रख रही थी, यह बात वह अच्छी तरह से जानती थी। इससे पहले शायद वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसे अपनी गोद में रखा हुआ था। उसी पुस्तक को हाथ में उठाकर दोबारा पढ़ना ही शुरू किया था कि आंगन की ओर से आवाज आई, चाची कहाँ हो? जो घर आया था वह था अरुण। उसके कपड़े और शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि कहीं बाहर से आ रहा है। पल भर के लिए संध्या के पीले पड़े चेहरे पर लालिमा दिखाई दी। उसने हंसते हुए पूछा, तुम शायद कलकत्ते से आ रहे हो अरुणदा? अरुण पास आकर चौंकते हुए बोला, मगर तुम इतनी दुर्बल क्यों लग रही हो? फिर बुखार हो गया क्या? हाँ शायद, मगर तुम्हारा चेहरा भी तो वैसा ताजा नहीं लग रहा। अरुण ने हंसते हुए कहा, इसमें चेहरे का क्या दोष? सारा दिन हो गया, ना नहाना ना खाना। अच्छा यह लो जो तुमने मंगवाया था, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, यह लो। यह कहकर उसने अपनी जेब से कागज में लिपटी हुई एक छोटी सी कोई चीज निकाल कर देते हुए कहा, चाची कहाँ है? चाचा तो बाहर होंगे, पिछले शनिवार घर नहीं आ पाया, इसलिए इसे लाने में देर हो गई। क्या बनाओगी, पक्षी या देवता या गुलाब का फूल? संध्या बोली, यह सोचने के लिए अभी बहुत समय है, मगर जो लाने में 7 दिन की देरी हो गई उसे देने में 1 घंटे का सब्र नहीं हुआ। स्टेशन से घर न जाकर सीधे यहाँ आ गए। अरुण ने मजाक में कहा, नहाना खाना वह सब संध्या के बाद, मगर तुम बताओ कि इतनी जल्दी जल्दी बीमार क्यों होने लगी हो? उसका संध्या कहना संध्या के कानों को लाल कर गया, मगर जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया ऐसे ही भाव से वह गुस्सा करती हुई बोली, अब संध्या होने में देर ही कितनी है, जाओ अब बेकार में और देर मत करो। अरुण हंसते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जगधारती की ओर देखकर उसकी बात मुंह में ही रह गई। वह गुस्से से तमतमाती हुई कमरे से बाहर आई और अपनी बेटी से बोली, पान को और मत चबा संध्या, उसे फेंक दे, फिर जितना चाहे हंसी मजाक करना। कहकर कहीं और देखे बिना ही अपने कमरे में लौट गई। अचानक जैसे कुछ घट गया। अरुण वज्राघात की तरह निश्चल खड़ा रहा और संध्या भी उदास। कुछ पलों के लिए जैसे शाम के आसमान में प्रकाश खो गया। कुछ पल इसी प्रकार रहकर मुंह का पान फेंककर संध्या अचानक रोनी आवाज में बोली, तुम क्यों इस घर में आते हो अरुणदा? क्या हमारा सर्वनाश किए बिना हमें नहीं छोड़ोगे? कुछ पल तो अरुण एक शब्द भी नहीं कह पाया, मगर कुछ पलों बाद धीरे से बोला, मुंह का पान फेंक दिया संध्या, मैं क्या सचमुच तुम्हारे लिए अछूत हूँ? अचानक संध्या रो पड़ी। रोते हुए बोली, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, तुमने मुझे क्यों छुआ? क्या मेरी कोई जाति नहीं, धर्म नहीं? नहीं नहीं, तुम विलायत गए थे, तुम मल्लेच हो, तुम्हें याद नहीं है उस दिन माँ ने तुम्हें पीतल के लोटे में पानी पीने को दिया था? नहीं मुझे याद नहीं, मगर तुम्हारी नजर में मैं आज अछूत हूँ, मल्लेच हूँ? संध्या आंसू पोंछकर बोली, सिर्फ मेरी ही नजर में नहीं, सबकी नजर में, और आज से नहीं, उस दिन से जब सबके मना करने पर भी तुम विलायत चले गए थे। अरुण बोला, मगर मैंने सोचा था। क्या सोचा था? वह कह नहीं पाया। एक पल चुप रहकर बोला, शायद मैं अब इस घर में दोबारा ना आऊं, मगर तुम मुझसे घृणा मत करना संध्या, मैंने कभी कोई घृणित काम नहीं किया। संध्या बोली, तुम्हें क्या भूख प्यास नहीं लगती अरुणदा? तुम क्यों यूं ही खड़े खड़े मुझसे लड़ते रहोगे? नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, जो घृणा करता है उसके सामने खड़ा होकर विवाद करूं, इतना छोटा नहीं हूं मैं। यह कहकर धीरे धीरे चलता हुआ अरुण बाहर चला गया। संध्या पत्थर की सूरत बनी उसकी ओर देखती रही। माँ बाहर आकर खुश होते हुए बोली, शायद अब वह कभी ना आएगा। संध्या चौंककर बोली, हाँ। बेकार में छू दिया, जा कपड़े बदल ले। संध्या ने माँ की ओर देखकर पूछा, कपड़े तक बदलने पड़ेंगे? उसके उदास चेहरे के भीतर की तस्वीर माँ को दिखाई नहीं दी। वो चकित होकर बोली, नहीं और तो क्या, ईसाई है ना, अगर कोई विधवा होती तो इसी को लेकर झमेला खड़ा कर देती। उस दिन रासू मौसी को ही देखो। हाँ, मैं उनकी बड़ाई कर रही हूँ, विचार आचार उनसे सीखने चाहिए। उस नीच जाति की लड़की ने छुआ या नहीं पता नहीं, मगर अपनी पोती को असमय नहलाने के बाद ही उसने घर में घुसने दिया। संध्या बोली, ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। माँ शायद गर्दन हिला हिलाकर ब्राह्मण रीति रिवाज के और उपदेश देने ही वाली थी, मगर पीछे से आवाज आई, जग्गो घर में है क्या?
गोलक चटर्जी बिल्कुल ही बरामदे के बीचों बीच पहुंच चुके थे। जगत भारती पीछे मुड़कर बोली, ओ माँ, चटर्जी मामा, धन्य भाग्य मेरे। मगर उस दिन की रासू मौसी और अपनी बेटी के बीच की घटना याद करके उनका चेहरा सूख गया। संध्या खड़ी हो चुकी थी। गोलक माँ की इसका बात का उत्तर दिए बिना ही बेटी से हंसते हुए बोले, अरे ओ संध्या पोती, कैसी है? बड़ी दुर्बल दिख रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अच्छी हूँ दादाजी। जगत भारती रूखे चेहरे पर हंसी लाकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, महीना होने को आया मामा, रोज बीमार रोज बुखार, आज भी साबूदाना ही खाया है। गोलक, अच्छा, मगर बीमार तो होगी ही बेटी। कहाँ आज गोद में बच्चे होने चाहिए और तुम हो कि बेचारी को लटका दिया। विवाह कब करोगी? उम्र भी तो। जगत भारती उम्र की बात दबाते हुए बोली, क्या करूं मामा, मैं अकेली औरत क्या क्या संभालूं। तुम्हारे दामाद तो ध्यान ही नहीं देते, डॉक्टरी के पीछे ही पागल है। अपने को धिक्कारती हूँ मामा, मन करता है सब कुछ छोड़कर अपनी सास के पास काशी भाग जाऊं। उसके बाद जिसके भाग्य में जो हो है होता रहे। कहते कहते उसकी आवाज भर आई। गोलक, वह पागल क्या कर रहा है? जगत भारती, पागल भी हो जाए तो अच्छा है, घर में बंद कर दूं, 2 बार सब कुछ खाक कर दिया, कहकर आंचल से आंखें पहुंची। गोलक सहानुभूति के स्वर में बोले, हाँ हाँ, मैं भी बहुत कुछ सुनता रहता हूँ। अगर तुम लोगों ने भी तो कसम खा रखी है कि स्वयं कार्तिक नहीं आएंगे तो बेटी का विवाह नहीं करोगे। हमारी भांजी कुलीन घर में यूं ही ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत हो गया बेटी, सुना है ना तूने, उन दिनों में कितने कुलीन ब्राह्मणों को गंगा यात्रा करके भी कुल की रक्षा करनी पड़ी थी। हे मधुसूदन, तुम ही सत्य हो। जगत भारती ने नाराज होते हुए कहा, तुमसे किसने कहा मामा कि मेरा जमाई जब तक मोड़कर बैठकर नहीं आएगा मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी? बेटी पहले है या कुल? मेरे वंश में कभी शूद्र के घर पैर भी नहीं धोए, और मैं कार्तिक चाहूंगी छोटे घर में नहीं जाऊंगी, यही मेरा प्रण है। लड़की को डुबाकर मारना पड़ा तो भी मंजूर है। गोलक खुश होते हुए बोले, यह हुई ना बात, ठीक है, मैं देखता हूँ। संध्या श्रम से सिर झुकाए खड़ी थी। गोलक उसे देखते हुए हंसते हुए रहस्यपूर्ण अंदाज में बोले, जब कार्तिक नहीं चाहिए जगो तो अपनी बेटी को मुझे ही दे दे, रिश्तेदारी में भी कोई चक्कर नहीं रहेगी, और रहेगी भी राजरानी बनकर। तू क्या कहती है पोती, पसंद है? कोई और समय होता तो संध्या इस मजाक में जरूर योगदान करती, मगर अरुण से लेकर पिता का प्रसंग उठने तक संध्या क्रोध, लज्जा और दुख में जल रही थी। उसने चेहरा उठाकर कठोरता से उत्तर दिया, पसंद क्यों नहीं है दादाजी, रस्सी की खाट पर बैठकर आ जाना, मैं माला लिए तैयार मिलूंगी। यह कहकर वह तेजी से चली गई। बहुत गुस्से में कही थी उसने यह बात, यह तो स्पष्ट था। बेकार की मजाक की इस लांछना से पहले तो गोलक अवाक रह गया, उसके बाद हा हा करके झूठी हंसी हंसकर बोले, लड़की नहीं जैसे विलायती पलटन है, यही तो दादा और पोती का संबंध है, कह सकती है। मगर उस दिन रासू से सुना कि इसने जो मुंह में आया वही कहा, माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। शुरू में जगत भारती इसी बात से डरी थी, मगर बीच में उन्होंने सोचा कि मजाक में ही वह बात हल हो जाएगी, शायद टल भी जाती, मगर इस लड़की ने बेकार में उकसाकर सांप को बिल के बाहर बुला लिया। बेटी पर उनके गुस्से का अंत नहीं रहा, मगर ऊपर से बड़े अनुनय पूर्वक बोली, नहीं मामा, संध्या ने यह सब नहीं कहा, मौसी तिल का ताल बना देती है, यह तो तुम जानते ही हो। गोलक, जानता हूं, मगर मेरे सामने ऐसा नहीं करती। जगत भारती, मैं भी तो वहीं खड़ी थी मामा। अच्छा, यह तो और भी अच्छी बात है, तू उसे डांट नहीं सकती थी। हंसी देखकर जगधारती को थोड़ा बल मिला, गुस्से से बोली, डांटना? तुम देखना मामा, मैं उसकी क्या दुर्गति करती हूँ। गोलक स्नेहपूर्वक बोले, रहने दे, क्या दुर्गति करनी, विवाह होगा, परिवार का बोझ कंधों पर आएगा तो खुद सुधर जाएगी, फिर भी थोड़ा डांट दिया कर, समय बहुत खराब है। अरुण आता है अब भी? डर की मारी जगधारती ने झूठ कह दिया, अरुण नहीं तो? गोलक, अच्छा है, उस छोकरे को मत आने देना, बहुत कुछ सुनता हूँ। बचपन से ही संध्या अरुण को भैया बुलाती थी। उसके विलायत जाने के पहले दोनों में अच्छी मित्रता थी, मगर वह ब्राह्मण वंश के इतनी नीची सीढ़ी पर था कि यह स्नेह किसी कारण से किसी और रूप में रूपांतरित हो सकता था। यह संशय कभी सपने में भी माँ के मन में नहीं था, मगर कुछ दिनों से संध्या के व्यवहार में, उसकी बातचीत में ऐसी तीव्र ज्वाला प्रकाशित हो रही थी कि बंद आंखों से भी सब दिखता था। मगर अंत तक यह चीज इतनी असंभव है कि इस विषय को लेकर परेशान होने की जरूरत माँ को महसूस नहीं हुई। मगर उसी बात का स्पष्ट इशारा दूसरे के मुंह से सुनकर उनका धैर्य खो गया। तीखी आवाज में बोली, सुनो, बहुत कुछ सुनने में आता है मामा, मगर मेरी बेटी को लेकर लोगों के सिर में दर्द क्यों रहता है? गोलक धीरे से हंसकर बोले, यह ठीक है बेटी, मगर समय रहते सावधान ना होने पर लोगों का मुंह कैसे बंद किया जा सकता है। जगत भारती इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि अचानक अपनी बेटी को देखकर डर, विस्मय और क्रोध से चुप हो गई। संध्या तालाब में नहाकर घर के भीतर जा रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, सिर के बालों से पानी टपक रहा था, उसे पहुंचने का अवकाश नहीं था। इस हालत में पास से होती हुई वह तेजी से कमरे में चली गई। गोलक बोले, तू तो कह रही थी कि इसे बुखार है जग्गो, शाम को नहाकर आई है। क्या पता मामा, वह मन ही मन समझ गई कि अरुण का अपमान करने का बदला ले रही है। वह
गोलक बोले ऐसे करेगी तो जाती हो जाएगी। जगत हो भी जाए तो क्या करूँ, अब तो मेरे बस में कुछ नहीं। गोलक सिर हिलाते हुए बोले समझ गया, अच्छा मैं पूछता हूँ इस घर का मालिक कौन है, तू जमाई या तेरी बेटी? सब मालिक है। तो ठीक है, उन्हें कह देना हमारे मोहल्ले में नीची जाति को ना रखे, अगर तूने कुछ नहीं किया तो मुझे करना पड़ेगा। हे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है। उत्तर में जगत ने गुस्से में पुकारा, संध्या यहाँ। शायद संध्या कमरे में सिर पहुंच रही थी, बाहर जाकर बोली, क्यों माँ? माँ, उस नीची जाति की औरत को भगाएगी या कल नहाने से पहले मुझे झाड़ू मारकर भगाना होगा? अनाथ दो औरतों को झाड़ू से मारना कोई कठिन काम नहीं है माँ, मगर उन्होंने किसी का कोई नुकसान तो नहीं किया है। जवाब गोलक ने दिया। बोले नुकसान तो करते ही हैं, परसों मैं टहलने निकला था तो देखा रास्ते पर खड़ी होकर बकरी को कुछ खिला रही है, छिटक छिटक कर रास्ते पर खाना गिर रहा है। कहकर वो जगत की ओर देखने लगे। जगत ने भी समर्थन करते हुए कहा, वो तो गिराना ही था मामा। गोलक, इसलिए तो कह रहा हूँ, अनजाने में सांप का जहर खाया जा सकता है मगर जानबूझकर तो नहीं। संध्या के प्रति हंसकर बोले, तुम अभी छोटी हो, तुम रात को भी नहा सकती हो, मैं नहीं। संध्या अपने भीतर का गुस्सा दबाकर बोली, जानती हूँ दादाजी, मगर पिताजी ने उन्हें रहने के लिए जगह दी है, अब उनका कहीं और बंदोबस्त ना होने तक उनका अपमान तो नहीं कर सकती। अपनी बेटी के मुंह से मान अपमान की बातें सुनकर गुस्से से माँ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मगर गोलक बोले, अच्छी बात है, मगर जगह की क्या कमी है संध्या? अरुण के घर के पीछे तो बहुत तेरी जगह पड़ी है, वहीं उनको आश्रय दे दो। नीची जाति ही है तो क्या हुआ, है तो हिंदू, इससे उसकी जाति खराब नहीं होगी। यह कहकर जगत की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। जगत खुश होने की बजाय अरुण के विषय में कही उनकी बेटी कुछ उल्टा सीधा न कह दे, इससे डर गई, और वही हुआ। संध्या की आवाज में परिहास की तरलता छलक उठी, मगर उसकी बातें सुनने में तीव्र और कठोर थी। बोली, खराब हो भी जाए तो क्या, जो जाति मानता ही नहीं उसे क्या फर्क पड़ता है? गोलक ने हंसने की कोशिश की, मगर उनका चेहरा काला पड़ गया और बोले, तो तुमसे उसकी यह सब बातें होती हैं? संध्या खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, हाय हाय दादाजी, वह तो आप लोगों को कुछ नहीं समझता, कुत्ते बिल्लियों में शामिल करता है, और मुझे भी। यह कहकर किसी वाद विवाद का इंतजार किए बिना पल भर में ही वहां से चली गई। जगत से और सहन नहीं हुआ, धमकाते हुए बोली, अभागी, पराये लड़के पर झूठा आरोप लगाती है, उसे कौन नहीं जानता, उसने कभी ऐसी बात नहीं की, मैं गंगा के पानी में खड़ी होकर यह बात कह सकती हूँ। कमरे में से कोई उत्तर नहीं आया। गोलक बोले, जग्गो, आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं, तू ठीक है मैं कुत्ता बिल्ली ही से, मगर तुझे एक बात कहे जाता हूँ, बेटी के विवाह में और देर मत कर, जहां भी हो इसका विवाह करके पाप चुका दे। जगत रोते हुए बोली, तुम ही देख दो ना मामा, मैं और कुछ नहीं कर सकती। गोलक सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मगर क्या है बेटी, इसका दूर कहीं विवाह करवाकर तू तो रह नहीं पाएगी, रो रो कर मर जाएगी। हमारे घरों में लड़कों की उम्र नहीं देखी जाती, बस आसपास ही कहीं हो जाए, दोनों समय देख तो पाएगी, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं। जगत आंखें पहुंचकर करुणा से भरकर बोली, कहाँ मिलेगी इतनी सुविधा मामा, तो घर जमाई। गोलक ने बात ही नहीं पूरी होने दी, बोली, छीछी, ऐसी बात मुंह पे मत लाना, घर जमाई रखने का समय नहीं, और अब तो बहुत निंदा होगी, और अगर कोई गवार गोविंद घर भी ले आई तो गांजा शराब में ही सब उड़ा देगा। मैं कहता हूँ अपने बारे में ही सोच कर देख। इस बात का अर्थ समझकर जगत उत्तेजित होकर बोली, हमेशा से देखती आई हूँ मामा, जलती आई हूँ। गोलक मुस्कुराकर बोले, तो तू ही बता, बिना कुछ काम किए बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है तो ऐसा ही होगा, यह बात क्या तेरी जैसी बुद्धिमती समझ नहीं सकती? जगत समझती हूँ, अंदर ही अंदर सब समझती हूँ, मगर मैं औरत जात, कहीं कोई किनारा नहीं दिखाई देता। गोलक ने आश्वासन देते हुए कहा, सब मिलेगा, जल्दी क्या है, मैं थोड़ा सोचता हूँ, मगर आज चलता हूँ, शाम हो गई है। जगत मिन्नत करती हुई बोली, मामा खड़े ही जाओगे, थोड़ी देर बैठोगे नहीं? गोलक, नहीं बेटी, शाम की पूजा का समय बीत जाएगा, आज देर नहीं करूंगा। यह कहकर धीरे धीरे बाहर चले गए और जगत उन्हें छोड़ने सदर दरवाजे तक आ गई।